नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकालोक न्यूज। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष बातचीत जिसमें हम योग के बारे में बात करेंगे, योग के महत्व के बारे में बात करेंगे और इन सब बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ है इंडियन योग एसोसिएशन के सेक्रेटरी अमित कुमार जी और साथ ही रानी रजनी कुमारी रामकृष्ण मिशन आश्रम से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अमित जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी योग की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम योग पर आधारित है तो हम योग के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपके योग की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा है हमारा योग का जर्नी कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैनेजमेंट है। मैंने MBA की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने 20 साल तक कॉर्पोरेट्स में जॉब किया जी। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा बना कि रांची विश्वविद्यालय में यौगिक साइंस की पढ़ाई शुरू हुई 2017 में जी। और मैंने अखबार में वो एडवर्टीजमेंट देखा और योग मैं घर में किया करता था जी। तो एक जिज्ञासा हुई कि भाई योग की पढ़ाई कैसे होती होगी, ये जरा देखा जाए कि योग में आखिर पढ़ते क्या है। हम लोगों को ये पता था कि योग का मतलब होता है आसन करना, थोड़ा बहुत प्राणायाम करना, उससे आगे योग कुछ हम लोगों को पता नहीं था। तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और एडमिशन ले लिया और जब 1-2 दिन क्लास किया तो ऐसा लगा कि मतलब एक भी क्लास न छोड़ा गया। इतना मज़ा आने लगा कि जीवन में तो मैंने कोई पढ़ाई ही नहीं की, रियल पढ़ाई तो अब नहीं कर रहा हूँ। और जैसे जैसे योग पढ़ना शुरू किया तो अंदर से एक शांति स्थापित होती गई खुद के अंदर और उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट को छोड़ दिया और योग को ही प्रोफेशन के रूप में अपना लिया। जी। सर, आप जिस पद पर अभी काम कर रहे हैं उस पद के बारे में ज़रा हमें बताएं। इंडियन योग एसोसिएशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जैसे जितनी भी संस्थाएं हैं जो योग और अध्यात्म के क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन आश्रम, पतंजलि, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, एस व्यासा, मोरारजी देसाई, ईशा फाउंडेशन, ये सारे लोगों ने मिलकर इस संस्थान को बनाया जी। और यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह की योग और अध्यात्म में काम करने वाली 43 ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की और 11 ऑर्गेनाइजेशन एब्रोड, जिसमें पुर्तगाल की भी संस्था है, अमेरिका की भी संस्था है, कनाडा की भी है, चाइना की भी है। इन सारे लोगों ने मिलकर इंडियन योग एसोसिएशन की स्थापना 2008 में पद्मश्री BTS अयंगर के नेतृत्व में हुआ और जब आयुष मंत्रालय 2014 में जब बना तो फिर ये ज़्यादा एक्टिवली काम करना शुरू किया इंडियन योग एसोसिएशन। ये आप समझ सकते हैं जैसे BCCI जैसे क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन योग का है और विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन योग का है, जिसमें कि योग और अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वो सब एक मंच पे आती। ऐसा एक संस्था केवल इंडियन योग एसोसिएशन भी है और इसके इंडिया के सभी राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में अब इसके स्टेट चैप्टर्स हैं। मैं झारखंड स्टेट चैप्टर का सेक्रेटरी। जी जी जी, धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई। अब वापस योग पर लौटते हैं और सबसे पहला सवाल कि योग क्या है, और सर हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें योग क्या है ज़रा हमारे जेनजी, जो आजकल जो बच्चे खुद को जेनजी कहते हैं, उनके शब्दों में ज़रा हमें बताएं। देखिए, योग जो शब्द है, यह शब्द इस शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो योग का मतलब है जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, समाज से जुड़ना, दूसरों से जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ यही है और योग के अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो जैसे आपने पूछा योग क्या है, तो योग महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधक।
कि अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। जी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्चैत, तो जी सम के भाव में सम की स्थिति में ला देना ही योग है। एक और गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में सूत्र में कहते हैं वो कि योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्मों की कुशलता ही योग है। तो योग तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक मन का विज्ञान है, और मन को कैसे ठीक रखा जाए इस चीज़ का यह एक साइंस है, और मन को ठीक करने का एक उपाय है। और जो योग को अपने जीवन में अपनाता है, जो योग करता है, वो मन से मजबूत और स्वस्थ बन सकता है। पर सर बात करें आज के बच्चों की, तो जी। आज के जो इंटरनेट ज़माने के बच्चे हैं, उन्होंने बचपन में जन्म घुट्टी पी हो या ना पी हो, इंटरनेट की घुट्टी तो वो सुबह शाम पीते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को योग से कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। वो तो ठीक है, अब प्रगति जैसे हो रही है तो इंटरनेट एक आवश्यकता है, और बच्चे अगर ये कर रहे हैं तो वो करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। लेकिन हम तो बस यही कहेंगे कि योग को ज़रूर बच्चे अपनाएं और योगाभ्यास करते रहें। योगाभ्यास करने से इंटरनेट का सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। उसके बहुत सारे सद्गुण भी है, बहुत सारे अवगुण भी। तो अगर मन संतुलित रहेगा तो निश्चित है कि उसी इंटरनेट का वो बेहतर उपयोग करेंगे जी और अपने प्रगति के पथ पे अग्रसर होंगे। इसलिए ठीक है, इंटरनेट से आप जुड़े रहिए, लेकिन योग को मत छोड़िए, योग को भी अपने आप से जोड़े रखिए। तो यह आपको मन से आपको संतुलित रखेगा और आप उसी इंटरनेट का अच्छा उपयोग करके जीवन में प्रगति कर पाए। तो माता पिता अपने बच्चों को ऐसे कौन कौन से आसना सिखाए, योग में ऐसे कौन कौन से विद्याएं सिखाए जिससे उनके बच्चों को इन सब चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, आप उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। जी, आजकल के बच्चों पे पढ़ाई का और मतलब आगे बढ़ने का बहुत प्रेशर है, तो बच्चों को समय की भी बहुत कमी रहती है। तो मैं कभी भी कहीं भी जब बच्चों को योग क्या योग किया जाए ये जब बताने का अवसर मिलता है, तो मैं एक योग कहता हूँ कि तुम और कुछ करो या ना करो, एक योग सूर्य नमस्कार जरूर करो। 12 सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का वो एक समूह है, और 12 सूर्य नमस्कार रोज करें। ये हमारा बच्चों का प्रोत्साहन रहता है। और रानी को हम एक बार कहेंगे कि ये करके एक बार सूर्य नमस्कार दिखाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आसन का समूह है, एक सूर्य नमस्कार, और इसको 12 बार करना है। ये अगर बच्चे करते रहें तो सूर्य का तेज उनके अंदर आएगा, स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा, और उनके अंदर तेजस्विता बढ़ेगी, मन भी संतुलित रहेगा। इसलिए यह सबसे बेहतर आसन है सभी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। लेकिन बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही आवश्यक है, खास करके जो किशोर वय के जो बच्चे होते हैं उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। वो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए यह बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार आसन। तो बच्चों को मेरा यही सलाह रहेगा कि इस आसन को जीवन में जरूर है। जी, बच्चों के बारे में हमने बात की और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। सर, हम बच्चों की माताओं के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बार के योग दिवस के थीम के बारे में बात करेंगे। योग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इस बार का थीम रखा गया है, क्या मैसेज छिपा है इसमें? देखिए,
योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट ये बहुत ही अच्छा विषय है। जी। और ऐसे अगर देखें तो महिलाओं में वो जो भारतीय महिलाएं होती हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। जी। और आप जैसे किसी भी परिवार में देखेंगे तो महिलाओं का ही काम होता है जोड़ना, चाहे परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ के रखना हो या पड़ोसी को जोड़ के रखना हो। तो महिलाओं का ही ये ड्यूटी होता है कि वो सबको जोड़ के रखें। तो जो महिलाएं योग को अपने जीवन में अपनाएंगी, निश्चित है कि स्वास्थ्य तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जी। प्लस इसके अलावे क्या होगा कि वो जो जोड़ने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसमें भी उनकी वृद्धि होगी योग को अपनाने से। पहली बात तो ये है, इसलिए जी। महिलाओं को जरूर से योग को अपनाना चाहिए। महिला अगर योग कर रही है, माँ अगर योग कर रही है, तो बच्चे को फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम सुबह उठो और योग करो। माँ अगर कर रही है तो देख के बच्चा स्वतः सीख जाए और वो योग अपना लेगा। तो इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था कि इंटरनेट से बुराइयां हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वो जो माता योग करेगी उसका बच्चा कभी भी वो फिर गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, वो स्वतः वो योग को अपना लेगा और वो भी सही रास्ते पे आ जाएगा। इसलिए महिला को योग करना बहुत आवश्यक है। जी। पर सर, हमारी ज़्यादातर महिलाओं के पास वक्त नहीं होता है, और ख़ासकर सुबह के समय उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो अपने लिए समय निकाल सके। तो आप हमें बताएं कि ऐसे कौन कौन से कम समय में हो जाने वाले आसनास है या प्राणायाम है जो हमारी महिलाएं करें तो उनके हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। जी, ऐसा है कि योग कभी भी किया जा सकता है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि पेट खाली हो। खाने के कम से कम 2 से ढाई घंटे के बाद ही योग करना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अगर वो सुबह में नाश्ता अगर 7:30-8 बजे अगर वो नाश्ता कर लेती हैं, तो आराम से वो 10 से 11 भी योग कर सकती हैं, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद। बस वही वो ध्यान रखना है कि पेट खाली होना चाहिए योग या प्राणायाम करते समय। और कोई योग में ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना आवश्यक है या शाम में ही करना आवश्यक है, बस यही है कि खाने के तुरंत बाद या 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद योग नहीं करना चाहिए। जब पेट खाली रहे उस समय में ही योग करना चाहिए। सर, महिलाओं के योग के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बताएं कि ये जो हर साल अलग अलग थीम रखा जाता है योग दिवस के अवसर पर, ये कैसे डिसाइड किया जाता है और क्यों रखा जाता है हर साल ये थीम? थीम का उद्देश्य है कि उस पूरे विश्व में मतलब योग के जो भी थीम रहे उस पर पूरा दुनिया का एक बार ध्यान आकर्षित किया जाए। थीम का ही महत्व है, और थीम पे सजेशन मांगा जाता है आम पब्लिक से कि आप सजेस्ट कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। और जो भी सजेशंस पब्लिक भेजती है उसके बाद वहाँ एक टीम रहती है जो उसका निर्णय लेती है। एक बोर्ड होता है जो निर्णय लेता है कि हाँ, इस वर्ष का क्या थीम रखा हुआ है। इस वर्ष का जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट। तो आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि वीमेन एम्पावरमेंट, तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एम्पावरमेंट जो वर्ड जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय महिलाएं हैं, जो सनातन महिलाएं हैं, ये ऑलरेडी एम्पावर्ड। भारतीय महिलाओं को दुनिया का ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ की महिलाओं को देवी का टाइटल दिया जाता है। हम लोग क्या देखिएगा तो गाँव में अभी भी महिलाओं के नाम के सामने देवी टाइटल लगाया जाता है। हाँ, तो देवी का कॉन्सेप्ट महिला के लिए दुनिया के दूसरे किसी भी देश में ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है। भारत ही एक ऐसा देश है, सनातन ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें महिलाओं को सम्मान की नज़र से, बराबरी की नज़र से या पुरुषों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया। जैसे आप देखेंगी कि हमारे यहाँ
जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे धन, तो धन की देवी लक्ष्मी। क्यों? जब ये सोचिए कि कितने हजारों लाखों साल पहले ये कॉन्सेप्ट बना होगा। विद्या की देवी सरस्वती, ताकत शक्ति की देवी दुर्गा। जिस समय जिन लोगों ने ये चीज, ये कॉन्सेप्ट को स्थापित किया होगा, वो चाहते तो किसी पुरुष को भी तो ये चीज दे सकते थे कि विद्या की क्या देवता कोई पुरुष हो जाता, धन का देवता कोई पुरुष हो जाता, शक्ति का देवता कोई पुरुष होता। लेकिन नहीं, हमारे सोचिए कि आज से हजारों लाखों साल पहले किस तरह का हमारा संस्कृति और सभ्यता रहा कि उस नारी को कितना श्रेष्ठ माना गया कि इन सारी चीज़ों को दिया गया कि नहीं, इसकी देवी ही है और उन्हीं के पास ये पावर है। तो और इतना ही नहीं, पावर तो दिया ही गया, विद्या भी दिया गया। और महिलाओं को आप सरस्वती के भी हाथ में देखिए कि एक अस्त्र है, एक शस्त्र। लक्ष्मी के भी हाथ में धन है, उसके अलावा एक अस्त्र है, एक शस्त्र। तो उनको हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई और हथियार रखने का भी परमिशन दिया। तो सोचिए कि महिलाओं का क्या उस जमाने में हमारे देश में महिलाओं की कितनी इम्पावर्ड हमारी महिलाएं, जबकि आज जो है हम लोग इम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो मेरे विचार से ये इम्पावरमेंट वर्ड जो महिलाओं के लिए जो है, ये भी एक तरह का एडॉप्टेड है पश्चिम को देख के। और हमारी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को इस बात पे गर्व करना चाहिए कि वो भारतीय महिलाएं हैं। इस पुण्य भूमि पे, उस देवभूमि में उनका जन्म हुआ है और अपने आप को सनातन होने पे उनको गर्व करना चाहिए कि हम उस संस्कृति और सभ्यता में मैंने जन्म लिया है जहाँ की महिला को देवी का दर्जा दिया है। जी, हमारी महिलाएं तो हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं और आज की भी महिलाएं, जो नए ज़माने की महिलाएं हैं, वो भी खुद को एम्पावर कर रही हैं। पर सर, आप हमें ये बताएं कि योग के द्वारा महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है? क्या आर्थिक रूप से भी ये महिलाएं योग के द्वारा एम्पावर हो रही है सर? बिल्कुल हो रही हैं। और अब तो भारत क्या, पूरे विश्व में योग के एक्सपर्ट का, योग विशेषज्ञ का डिमांड काफ़ी बड़ा है। आप देखिए, रानी ने यही योग को अपने प्रोफेशन में अपनाई हुई हैं और ये लोग योग अब एक अच्छा कैरियर ऑप्शन बन गया है। खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2023 में लागू हुआ, तो उसमें सभी मैनेजमेंट कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एक MIL के पेपर के रूप में योग को शामिल किया गया। तो सभी जगह योग शिक्षक का, सभी कॉलेज में, सभी स्कूल में और सभी इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट कॉलेजेस में योग शिक्षक को नियुक्ति हो रही है। तो योग में तो कैरियर ऑप्शन निश्चित ही काफ़ी बड़ा है पिछले 10 वर्षों। जी, अमित जी, बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का शरीर और उनका सिस्टम, लगभग सारा सिस्टम हार्मोन्स पे चलता है जी। तो लेकिन आजकल हम महिलाओं में देख रहे हैं कि उनको कई तरह के समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, जैसे थायराइड हो गई, PCOD, PCOS और प्रेगनेंसी रिलेटेड और हार्मोनल रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज की महिलाएं फेस कर रही है। तो क्या उनके लिए कोई इस तरह की योग की शिक्षा है, कोई योग आसन है जिसे वो अपने दैनिक जीवन में अगर करे तो उन्हें इन सब बीमारियों से छुटकारा भी मिल सके और इन्हें वो मेंटेन कर सके, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रखा है उनके शरीर में, उसको वो बैलेंस करके रख सके? जी बिल्कुल, कई सारे आसन हैं, जैसे हम एक एक करके बताते हैं। अगर कोई महिला अगर थायराइड की अगर पेशेंट है तो उसके लिए बाकी सारा आसन वो करे, लेकिन एक सर्वांग आसन, उसके लिए विशेष आसन है। आप देखिए, और रानी बेर पे दिखा रही हैं सर्वांग आसन, सर्वांग आसन। हाँ, ये थायराइड के जो पेशेंट हो इसको करें। लेकिन इसमें एक चीज़ महिलाओं को ध्यान रखना है कि जब पीरियड्स जब रहता है उसमें ये आसन वर्जित होता है, उस टाइम में पैर उठाने वाले आसन नहीं करने चाहिए। तो इसके अलावा हलासन के ऊपर आप देखिए,
ये है मलासन। ये भी थायराइड के पेशेंट के लिए काफ़ी लाभप्रद है। अगर प्राणायाम की अगर बात करें तो उज्जयी प्राणायाम है, जो ये एक ऐसा प्राणायाम है जो खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी किया जा सकता है। और इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा गले को कॉन्टैक्ट करके और उससे हवा खींचने का कोशिश किया जाता है। और जब ऐसा करते हैं तो छोटा बच्चा सोते समय जितनी आवाज़ में, जितनी तेज आवाज़ में लेता है, उसी तरह का गले से आवाज़ निकलता है। गले को सिकोड़ के सांस को खींचना और फिर गले को सिकोड़ के सांस को छोड़ना, यही उज्जैन प्राणायाम है। और इसमें हल्का सा साउंड गले से खड़खड़ाहट टाइप का निकलता है। तो थायराइड के जो पेशेंट हैं उनको इसका अभ्यास 51 बार, 101 बार, ऐसे वो 10 मिनट 15 मिनट अगर वो रोज करें तो निश्चित उनको लाभ है। हाँ, उसमें भी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ के लिए मैं बाकी सारे आसन के साथ जो स्पेशलाइज्ड जो आसन है वो मत्स्येंद्र आसन, वो आप देखिए। मत्स्येंद्र आसन प्रदानी करके दिखा रही हैं। ये है, ये जिनका पैर पूरा नहीं मुड़ पाता वो इसको इस तरह से कर सकती। और जिसका थोड़ा शरीर लचीला हो वो उसको वो दूसरा पैर भी अंदर ले जाकर, हाँ, इस तरह से। ये स्पेशलाइज्ड आसन है डायबिटीज़ को। इसके अलावा मंडूकासन आप देखिए, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी लाभप्रद है। इसमें यह है कि अंगूठे को अंदर की तरफ लेना है, मुट्ठी को बंद करना है और ऐसे इसको जो सटा लेना है दोनों मुट्ठी को और नाभि के पास, और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ झुक जाए। ये खास उस पॉइंट पे पेट में स्ट्रेस पड़ता है जहाँ से इंसुलिन रिलीज हो। वापस आए तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये 2 आसन। इसके अलावा महिलाओं को कमर दर्द और नी का प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि वो बहुत देर तक किचन में खड़ा होकर उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये 2 बीमारियाँ बहुत कॉमन है महिलाओं में। तो सबसे पहले मैं कमर दर्द के लिए कुछ आसन बताता हूँ। मैं भुजंगासन आप देखिए। ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी फायदा करता है, डायबिटीज़ के भी पेशेंट को करता है, थायराइड के पेशेंट को भी और कमर दर्द के पेशेंट को भी करता है। वापस इसके बाद शलभासन। इसमें दोनों पैरों को पीछे सटाकर, शलभ कहते हैं टिड्डा को। जितने भी आसन हैं वो सब किसी न किसी जीव जंतु के नाम पे ही मैक्सिमम आसन है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीव जंतुओं को बहुत माइनॉरिटली वॉच किया, देखा, और वो अपनी बॉडी को कैसे रिलैक्स करते हैं उसी से उसका नामकरण किया। ये इसको कहते हैं बालासन। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद है। एक मार्जरी कहते हैं पिल्ला को, मेल कैट, संस्कृत को उसे मार्जरी कहते हैं। आप कभी बिल्ली को गौर से देखेंगी तो वो अपनी बॉडी को ऐसे ही करके रिलैक्स करती है।
ये पीठ के दर्द, कमर के दर्द, लंग्स के प्रॉब्लम में काफ़ी ये फायदेमंद। मार्जरी कंधे के दर्द में बहुत फायदेमंद है, स्पॉन्डिलाइटिस में काफ़ी फायदेमंद है। और प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को इन सब प्रॉब्लम्स से सामना करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता। जी जी। एक सर्पासन दिखा, लेट जा, पेट के वो दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ो, पीछे मुट्ठी बंद, दोनों पैर पीछे आपस में सटे हुए और सामने से सिर और पीछे से दोनों पैर सटाकर ऊपर उठेगा। हाँ, और हाथ भी खींच के ऊपर उठेगा, हाथ ही ऊपर उठ। ये सर्पासन। रिलैक्स। नेक्स्ट धनुरासन। जिनसे संभव हो वो कर सकती हैं। ये सब कमर दर्द, पीठ दर्द के पेशेंट्स के लिए। सर, महिलाओं का शरीर इतना लचीला नहीं होता है, क्योंकि रानी प्रैक्टिस में है तो वो बहुत आसानी से कर पा रही हैं, पर हाँ। आम महिलाओं, एक गृहिणी का शरीर इतना लचीला नहीं होता है, तो शुरुआत में उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे वो खुद को इस आसन के लायक बनाए धीरे धीरे? वो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। जिन महिलाओं को इस तरह के आसन करने में दिक्कत होता है वो सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें, और ख़ास करके पवन मुक्तासन भी कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम को। तो उसमें पवन मुक्तासन का सीरीज 3 जो होता है वो शक्तिबंध आसन होता है। उसमें 8 आसन है, वो 8वां आसन महिलाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद। पवन मुक्तासन सीरीज 3, वो अगर महिलाएं अगर इस तरह का आसन नहीं कर सकती तो बस वो कर, और वो सीरीज करेंगी, धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो लचीला होगा और वो इस तरह के आसन को करने में सक्षम हो। बहुत ज़रूरी आसनास आपने हमें बताए, और हमें उम्मीद है कि हमारी महिलाओं को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। आपसे हम अब जानना चाहेंगे सर कि आप योग का क्या भविष्य देख रहे हैं भारत में? देखिए, योग तो काफ़ी इंडिया में, भारत में पुरानी चीज़ है, और पहले तो यह श्रुति परंपरा के अनुसार या पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सीखते रहे, अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते रहे, और ऐसे ही ये चलता रहा। लेकिन अब तो योग में पढ़ाई होने लगी है, नेट का एग्ज़ाम होने लगा है, YCB का एग्ज़ाम होने लगा है, योग सब्जेक्ट एक विषय स्थापित हो गया है। तो निश्चित है कि पिछले 10 वर्षों में योग को बहुत गति मिला है, और ख़ास करके कोरोना के बाद से पूरी दुनिया योग का लोहा मान चुका है। जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट जो हुए उसमें कोई एलोपैथ मेडिसिन काम नहीं किया, केवल योग और प्राणायाम ही काम किए। जो लोग कोरोना को फेस किए और ठीक हो गए, लेकिन जो शरीर में तरह तरह का प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन जो बाद में जो डेवलप होने लगा, उसका पूरी दुनिया आज इस बात को मान रही है कि उससे बचाव या उससे ठीक हो, उससे उबर पाने का एकमात्र तरीका योग और प्राणायाम। तो निश्चित है कि योग का भविष्य बहुत उज्जवल है, और इंडिया में जितना आप योग देख रही हैं, जितना इसकी पॉपुलैरिटी है, इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा एब्रोड में। अमेरिका का टोटल जो 1 साल का जो योग और योग इक्विपमेंट के सेल का जो बजट है, वो बॉलीवुड के पूरे 1 साल के बजट से 6 टाइम्स 7 टाइम ज़्यादा है। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। योगा में इक्विपमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। योग में हम लोग क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? बहुत से बोलते योग मैट और छोटी छोटी चीज़ें, जल नेती, रबर नेती, नेती पॉट, इन सब इक्विपमेंट्स का इतना बड़ा बाज़ार अमेरिका में है कि जितना बॉलीवुड का 1 साल का बजट होता है, उसका 6 टाइम 7 टाइम ज़्यादा उनका केवल योगा इक्विपमेंट्स का सेल है यूएसए में। तो आप समझ लीजिए कि क्या पॉपुलैरिटी है दुनिया में योग।
पॉपुलैरिटी तो है सर, और यही वजह है कि योग का व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण हमें देखने को मिल रहा है। जो तो इसे आप कैसे देखते हैं? अब क्या है कि आजकल तो सारे चीज़ों का बाजारीकरण हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन योग जो है वो एक व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग है। तो मेरे विचार से इसका व्यवसायीकरण नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया कुछ ऐसा इस दिशा में बढ़ चुकी है कि हर चीज़ में वो बाजार ढूंढती है, तो उसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। दुनिया ढूंढेगी बाजार, उससे अपने आप को बचा के रहे। और योग को आध्यात्मिक उत्थान का ही मार्ग मानना है, और सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। खास करके केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं योग को लेकर आ रही हैं। बस उन योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आपने जो कहा कि निचले स्तर के लोगों तक को योग का योग विशेषज्ञ मिले, योग के लिए गाइडेंस देने वाले लोग उनके पास उपलब्ध हो, तो ये सरकार इसकी व्यवस्था की हुई है। और जैसे झारखंड में, इंडिया के सारे स्टेट्स में भारत सरकार ने जितने भी आयुष के हॉस्पिटल हैं या जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन पे एक मेल और एक फीमेल योग टीचर का रिक्रूटमेंट के लिए बजट दी हुई है केंद्र सरकार। अब ये है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट कितने ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करती है, ये स्टेट जुडिशरी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट पे हाथ में है। तो अगर अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हर गांव में योग शिक्षक उपलब्ध रहेगा और लोग योग सीख सकते हैं। बस वही है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो अभी तक हमको जो देखने में आ रहा है, झारखंड राज्य में बहुत प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। हम भी यही नोटिस करते हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज जो हमारे बच्चे हैं उसको हम योग की इम्यूनिटी नहीं दे पा रहे हैं। और एक इसका तरीका आपको नहीं लगता कि ये भी हो सकता है कि जैसे सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को आने के लिए, पढ़ने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए मिड डे मील की योजना चलाई थी, तो योग के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता कि बच्चों को किसी तरह आप आने के लिए लालच दे या उन्हें कुछ प्रलोभन दे जिसके वजह से वो अपने हेल्थ की तरफ रुझान दिखाएं? इस योजना पे काम हो चुका है, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें 2 शिक्षक को योग की ट्रेनिंग दी गई है। 7 डेज का ट्रेनिंग उस स्कूल से के 2 शिक्षक को, और उन्हें बोला गया है कि आप अपने स्कूल के बच्चों को इसको ट्रेनिंग दें। अब वही, पर क्या ये कंपलसरी है सर? क्योंकि फिर ये ऑप्शनल चीज़ों में आ जाती है ना कि जिन बच्चों को योग करना है वो करते हैं, जिन्हें नहीं करना वो नहीं करते, तो इससे एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो अब वही है, इम्प्लीमेंटेशन की बात फिर आ जाती है कि कितना वो ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ईमानदारी के साथ इसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस योजना को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका दिखेगा। और योग से क्या है ना कि वो हर तरह का फ़ायदा आएगा। योग अगर बच्चे कर रहे हैं तो मेडिसिन पे गवर्नमेंट का खर्च घटेगा। भाई जितने भी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन बंटते हैं फ्री में, वो कॉस्ट का कट होगा। अगर वो योग पे थोड़ा सा, अगर योग शिक्षक पे अगर थोड़ा सा सरकार खर्च कर देती है। इसके अलावा मन संतुलित होगा अगर सोसाइटी के लोगों का, तो जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी तरह की बदमाशियाँ होती हैं, मतलब क्राइम रेट डिक्रीज होगा। तो एक योग को स्थापित करने से कई तरह का लाभ हो रहा है। मेडिसिन पे खर्च घट रहा है, क्राइम घट रहा है, ये सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। प्लस क्या होगा कि कुछ बच्चे उसमें योग को कैरियर अपनाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ इंडिया से योग में डिग्री लेके सीख के विदेश में जाएंगे, तो जीडीपी बढ़ेगा सरकार का। तो ये एक योग को अपनाने से कई तरह का लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को थोड़ा दिल खोलकर खर्च करना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर और लॉन्ग टर्म फायदे हैं सर इसके, बहुत सारे फायदे। जी जी, एक योग के बहुत सारे फायदे। सर योग हमें पर्यावरण के प्रति भी सजग बनाता है, पर्यावरण से जोड़ता है। जरूर पर्यावरण से जोड़ता है योग। जैसे
मध्यकालीन भारत में हठयोगी हुए दो, महर्षि हिरण्य और महर्षि स्वात्माराम, उन दोनों ने अपनी पुस्तकों में योग मठ का वर्णन किया है। तो वो लिखते हैं कि योग मठ कहाँ होना चाहिए, तो लिखते हैं कि वो किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जल हो वहाँ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए योग मठ, तो मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए, गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। तो यह सब सारा चीज़ दिखाता है कि वो पर्यावरण का रिस्पेक्ट है योग में, और पर्यावरण का महत्व है। दूसरा कि आप जैसे देखें कि योग जो लोग जीवन में अपनाए हुए हैं, जो योग कर रहे हैं, तो 70% 80% लोग वेजिटेरियन होते। तो यह भी एक पर्यावरण को सपोर्ट है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो पर्यावरण को सपोर्ट कर रहा है। तो और जब योग जो करता है उसका मन संतुलित होता है, शांत होता है, तो वह निश्चित थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण से लगाव वाला व्यक्ति बन जाता है। तो ये सारा कुछ है योग के साथ, जमीन से जोड़े रखता है योग योग। हमें कुल मिलाकर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे साथ साझा करी आज इस खास दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, और आपकी पूरी टीम का, आपके स्टूडियो में जितने उपस्थित लोग हैं, आप सारे लोगों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं।